एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज का टॉपिक है 5 जनवरी 2022 को पूछे गए प्रीवियस ईयर ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी से, जिसमें 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण होगा। और आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर 2022 जनवरी 2023 में जो हेल्ड होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में 3 टॉपिक हिंदी पेडागोजी हो गया, सीडीपी हो गया और ईवीएस हो गया। ये 3 टॉपिक आपके लिए आसान करेंगे इस चैनल पर। और जो नए लोग हैं नहीं जान पा रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, हम वहाँ पर बनाए हैं प्लेलिस्ट सीटेट प्रीवियस ईयर 2021-22, उसको ज़रूर देखिएगा। उसी से आपका प्रश्न रिपीटेड होगा आने वाले सीटेट में। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को पूछा गया पर्यावरण अध्ययन, और जो प्रीवियस ईयर है आपका इसमें 30/30 होगा, जिसमें ईवीएस 15 होगा और ईवीएस पेडागोजी भी 15 होगा। तो चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहाँ पर 25 वीडियो अब तक हम बना चुके हैं प्रीवियस ईयर का, 21-22 का सिर्फ, और भी बहुत सारे वीडियो हैं। तो देखकर आप अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? बहुत आसान है कि हमारे राजेंद्र सिंह हैं। ये राजेंद्र सिंह जो है जल संरक्षण से संबंधित कई पुरस्कार उसको राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुका है। और हम लोग जानते हैं कि जल हालांकि पूरे पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है, लेकिन फिर भी जहाँ पर स्थल पर लोग रहते हैं वहाँ पर जल की किल्लत होती है, जल का दिक्कत होता है। तो जल को संरक्षण करना बहुत बड़ी बात होती है और सब जगह मिलता भी नहीं है, और समान रूप से मिलता, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इसलिए जल संरक्षण, जैसे कि राजस्थान वगैरह में जल संरक्षण से संबंधित बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो ये जल संरक्षण करने वाले हैं राजेंद्र सिंह, और इसको कहा गया है जल पुरुष। तो ये क्वेश्चन आपको उल्टा कर भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जल पुरुष किसको कहेंगे? राजेंद्र सिंह को। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, भूमिगत जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, इसका लेयर क्षीण हो जाना, घट जाना, इसका मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर का चुनाव कीजिए। वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए रखना। तो चूंकि इसमें हमको लग रहा है कि ये प्रश्न थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है सीटेट से, इसमें पूछना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस वजह से जल स्तर की क्षीणता नहीं होती है। वर्षा भी कम होगा तो अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, वृक्षों का आवरण कम हो जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, सिंचाई एवं ट्यूबवेल से हाथों से पंप का उपयोग करेंगे यानी पानी निकालेंगे तो भी अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, तो नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं तो इससे जल स्तर नहीं घटता है, इससे बढ़ता है। तो आपका इसमें नहीं होना चाहिए, मुख्य कारण नहीं है। तो इसमें से गलत उत्तर का चुनाव कीजिए, ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? देखिए, पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कैसे होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल औद्योगिकरण के वजह से फैक्ट्रियों में, वाहनों से जाके आपका प्रदूषित हवा निकलता है, और वो जब हवा में जाता है, 2 हवा, एक आपका जो है नाइट्रोजन, नाइट्रिक, ये नाइट्रोजन हवा में पहले से भी है और कुछ चीज़ जलने से भी होता है, और दूसरा जो है सल्फर। ये नाइट्रोजन और सल्फर, ये क्या होता है कि जैसे सल्फर वगैरह कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें सल्फर रहता है तो वो जलकर धुआं बनकर ऊपर जाता है। तो सल्फर या नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और सल्फर से ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो सल्फर ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, ये ऑक्साइड बन गया तो ये तो गैस है, हवा में उतर रहा है, और जैसे बारिश की पानी होती है, मिलती है, तो यानी जैसे सल्फर ऑक्साइड ये होता है, और जैसे इसके साथ बारिश का पानी मिलता है तो H2O, और जैसे ये क्रिया करता है तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है
H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चूंकि ये नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जब जल मिलता है तब क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, अब ये अम्ल बन गया हवा में ही, तो वो जब गिरता है तो वो क्या हो गया, एसिड रेन कहलाता है, एसिड रेन। और जब ये इमारतों पर गिरता है, जैसे ताजमहल वगैरह हो गया या फिर कोई और ग्लेजिंग देने वाला सब इमारत हो गया, उस पर गिरता है तो क्या करता है, उसको डैमेज कर देता है, धुंधला कर देता है। इसके अलावा पेड़ पौधे पर गिरने पर उसका डेवलप रुक जाता है, तो उसको कहा जाता है स्टोन कैंसर। जैसे कि पत्थर वगैरह पर गिरकर वो बीमार कर दे उसको एक तरह से, या काई वगैरह लगा दे, उसका डिस्कलर कर दे, तो उसको कहते हैं स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर दोबारा आपको से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि स्टोन कैंसर किस वजह से हो सकता है, तो एसिड रेन की वजह से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है, कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत की मात्रा होती है। दो तरह का जल पाया जाता है, एक लवण जल और एक दूसरा अलवण जल। तो लवण जल जिसमें क्या नमक हो, और अलवण जल जिसमें नमक नहीं हो। तो जैसे कि महासागर का पानी हो गया, उसमें लवण पाया जाता है, नमक पाया जाता है, इसलिए वो खारा लगता है। तो अलवण जल जो है, जो मीठा है, ये कई स्रोतों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका नदी हो गया, झरना हो गया, कुछ मीठे झील हो गए, तालाब हो गए, हिमनद हो गया, नदी हो गया। तो हिमनद क्या हुआ कि जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा है उसको कहते हैं हिमनद या ग्लेशियर जमा है, और वही ग्लेशियर जब धीरे धीरे आगे बर्फ़ के रूप में बढ़ता है तो उसको कहते हैं हम लोग हिमनद, बर्फ़ का नदी एक तरह से। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा मीठा जल छाया हुआ है वो कहाँ है, ग्लेशियर और हिमनदी में, ग्लेशियर हिमनदी में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सही बात है, ये किसी भी चीज़ को घुला सकता है, विलायक सकता है, यानी सब जगह एक जैसा विलायक हो सकता है, ये सही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, सही है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, तीनों अवस्थाओं में भी ये जल अवस्था पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। यानी ठोस बर्फ हो गया, गैस भाप हो गया, और द्रव उसका जल हो गया। तो ये भी सही है। तो यानी जल का घनत्व 100 डिग्री पर सर्वाधिक नहीं होता, ये क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था को कहते हैं। देखिए, परिवार दो तरह का होता है, एक न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार, और दूसरा ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली में यानी एकल परिवार में क्या होता है, उसमें माता पिता और अविवाहित संतान होता है, जिसका संतान का जो है ना विवाह नहीं होता है, तो वो हो गया एकल परिवार। अब यहाँ दादा दादी, छोटे भाई बहन रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त परिवार है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, ये नहीं कह रहा है कि भाई रीता मुखिया है। पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, ये भी नहीं कह रहा। एकल परिवार जिसमें उनके माता पिता दोनों काम करते हैं, ये भी नहीं। तो संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यह पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। देखिए, खाने के आधार पर हम लोग बच्चे से पढ़ रहे हैं कि खाने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो ये तीनों जो होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो इसका जो मुंह और दांत का, इसके मुंह और दांत का बनावट जो होता है वो इस तरह से होता है ताकि वो अपने भोजन को ग्रहण कर सके। जैसे कि अब देखिए, जो शाकाहारी पशु होते हैं उसके दांत चौड़े होते हैं और छोटे छोटे आगे वाले दांत होते हैं, ताकि घास भूसा को आसानी से वो खींच सके, सुरख सके। और जो मांसाहारी होते हैं उसके दांत नुकीले होते हैं ताकि मांस को वो फाड़ सके। तो इस तरह से जो शाकाहारी, यहाँ क्या कह रहा है, चौड़े चपटे पैने होते हैं, तो यानी दूसरे पशुओं का मांस खाने वाला नहीं, घास एवं शाक खाने वाला। यानी जो घास और शाक खाने वाला जानवर होगा उसका दांत पैने, चपटे एवं चौड़े होते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। हम लोग भी जानते हैं कि पौधे अलग अलग जलवायु में उगते हैं। कुछ पौधे जो हैं स्थल पर उगते हैं तो उसको स्थलीय पौधे कहते हैं, जो पौधे जल में उगते हैं उसको जलीय यानी एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, और जो पौधे लवण में उगते हैं उसको लवणोद्भिद कहेंगे, हेलोफाइट कहेंगे। समोद्भिद जो समतल पौधे में समतल जमीन पर उगते हैं, जैसे खेती योग्य भूमि पर, जैसे हो गया क्या उत्तरी मैदानी इलाके में आम होता है, बबूल होता है, धान होता है, कटहल होता है, ये सब समोद्भिद पौधे के उदाहरण हैं, जिसको मीजोफाइट कहते हैं। मरुद्भिद जो मरुस्थलीय भाग में उगता है उसको कहते हैं हम लोग मरुद्भिद यानी जेरोफाइट, और आत्पोद्भिद जो हिलियोफाइट यानी बहुत ज़्यादा तापमान पर पाया जाता है उसको। तो ये कह रहा है क्या, जो पौधे खारे जल में पाए जाते हैं तो क्या होगा, लवणोद्भिद। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। ये चित्रकाठी कला जो है किस राज्य से संबंधित है? देखिए आप याद रख लीजिएगा, ये कोई भी प्रश्न है, जैसे महाराष्ट्र में चित्रकाठी, राजस्थान में फाड़ चित्रकारी। ये भी क्या होता है, ये फाड़ चित्रकारी कपड़ों पर बनाया जाता है और वीर पुरुष का बनाया जाता है। चूँकि राजस्थान हम लोग जानते हैं कि शुरू से वहाँ राजपूताना शासन चलता था, तो वहाँ जो है वीरों का चित्रों पर अंकित करके दिखाया जाता है जिसको कहा जाता है फाड़ चित्रकारी। और आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में आपका कलमकारी चित्रकारी, तो इससे संबंधित मैचिंग वगैरह भी आ जाता है। तो ये चित्रकाठी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो देखिए संथाली जनजाति ये झारखंड से संबंधित है, गड्डी ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, गोंड जो है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, और साविया जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। तो आपका पूछ रहा है क्या हिमाचल प्रदेश भारत के मूल कहाँ से है? गड्डी जनजाति से। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य रूप है? देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार ऑप्शन में मैचिंग वगैरह दे देता है, किसका मैचिंग सही है इस टाइप में भी पूछा हुआ है। और ये नहीं 2021-22 का प्रीवियस ईयर में ही कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिजोरम का क्या है? चेराओ नृत्य। इसका आंसर हो गया चेराओ नृत्य। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? कश्मीर से बंगलुरु, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर। तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे बड़ा आपका रेल मार्ग है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? चूँकि ये कल्पना चावला जो थी ये अंतरिक्ष में जाती थी और इसकी मृत्यु 2003 में हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाते हैं? जिसको कहते हैं हम लोग वुड पीकर या कठफोड़वा। और घोंसले पक्षी क्यों बनाते हैं? उसमें रहने के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि अंडे जब देना होता है पक्षियों को तब वो घोंसले बनाते हैं, और चूजा निकलकर जब उड़ने लगता है तो उस घोंसले को पक्षी छोड़ देता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप से घोंसला बनाता है। तो इसमें कह रहा है कि पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये बसंत गौरी 2 पक्षी हैं, एक है आपका कठफोड़वा जिसको वुड पीकर कहते हैं और दूसरा बसंत गौरी बार्वेट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। नहीं, विटामिन ए दृष्टिवर्णक होता है, तो यह गलत हो गया। यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है
अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखने का काम कैल्शियम और फास्फोरस का होता है, ये भी नहीं। इसमें भूख बढ़ती है, भूख से कोई लेना देना नहीं है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। और जितने भी विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी कहीं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने में मदद करता है विटामिन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ से अब आपका 15 पेडागोजी स्टार्ट हो गया है। तो पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, उपर्युक्त सभी। और मैक्सिमम विद्यार्थी जो है ना इसका आंसर मारे होंगे उपर्युक्त सभी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है क्या, शिक्षकों का उद्देश्य क्या है? सबसे सटीक आंसर हमेशा सीटेट खोजता है। तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहित मिलेगा? और जैसा कि पता है कि पर्यावरण अध्ययन का सबसे अच्छा मेथड है पढ़ाने का भ्रमण विधि। तो भ्रमण विधि पर आयान गया है कहाँ? संग्रहालय, म्यूजियम। तो वहाँ पर प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा। जाने से क्या होगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान करना, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना, नक्शा बनाना एवं मापन करना। देखिए बच्चा जब पहली बार कहीं जाएगा ना तो क्या होगा कि वो नए चीज़ को देखेगा, और नए चीज़ को जब देखेगा तो उसको अवलोकन करेगा, बढ़िया से देखेगा क्या है, कैसा मॉडल है, किस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्यों मंगा रही है वो? प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। दूसरा, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता, छात्रों को सम्मिलित करना जिसमें उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ऑप्शंस में जो है ना ये रिपीट होता है। तो इसलिए वो घर से लाने का रही कि उसके आसपास का वातावरण का चीज़ है। जब वो लाएगा तो क्या करेगा? स्कूल के ज्ञान से उसको जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो सिर्फ है नहीं, और इससे सटीक क्या होगा? छात्रों को सम्मिलित करना जिसमें उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? थीम जिसको हम लोग विषय वस्तु कहते हैं। और जैसे कि पता है कि विषय वस्तु या थीम जो है ये ईवीएस का 6 है। छोबो याद रख लीजिए, और इस छोबो से कोई ना कोई पूछते रहता है तो आपको याद रखना चाहिए। तो पहला है क्या कि परिवार एवं मित्र, ये पहला परिवार एवं मित्र। दूसरा भोजन, जल, आवास, यात्रा, और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं। तो ये 6 थीम में से प्रश्न आपका उल्टा पुल्टा के यहीं से पूछता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन का कौन सा विषय वस्तु या थीम नहीं है? तो इस तरह भी पूछता है, कौन सा है तो इस तरह भी पूछता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो हमारे जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें कौन सा लिया गया है? बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो हमारे सिलेबस में बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं को लिया गया है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो पहला है, विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में ऐसा नहीं बताया गया कि आप रूढ़िवादी बने, रूढ़िवादी कैसे होता है, पूर्वाग्रह कैसे होता है, ये सब नहीं बताया गया। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, ये वाला आपका सही है। हतोत्साहित, यहाँ जैसे ही रटने पर प्रोत्साहित हो जाता तो ये भी गलत हो जाता। हतोत्साहित, आप बच्चे हो, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, और एक शिक्षक को भी चाहिए कि हमको कैसे समझाना है जो बच्चे रटंत नहीं बने, रटेलू नहीं बने, रटालू नहीं बने। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, हतोत्साहित करने का प्रयास। तो पूछ रहा है सबसे उपयुक्त, देखिए उपयुक्त ये कई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सबसे उपयुक्त विशेषता, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं उसके वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदनाभूति का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियाँ एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। कहानियाँ एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। ये नहीं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियाँ एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है, स्वयं पढ़ने में नहीं आता है। बच्चे क्या है, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। यानी बच्चे को जैसे आप कहानी सुनाइएगा तो जो उसमें पात्र होते हैं, जो रोल करने वाले होते हैं, उस रोल के माध्यम से क्या करते हैं, अपने आप को फीलिंग्स को जगाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन आप मूल्यांकन कीजिएगा बच्चों को, जैसे कि आजकल क्या है, मूल्यांकन का एक तरीका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब होता है लगातार, और व्यापक मतलब बड़े स्तर पर। तो बच्चों को सतत मूल्यांकन करते रहना चाहिए। कितना समय में? प्रतिदिन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वह बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित हो जाएगा? बहुबुद्धि, अवलोकन से सीखना, व्यक्तियों से सीखना, सहपाठी द्वारा सीखना। देखिए, एक शिक्षक है, आप शिक्षक बनिएगा और बच्चों को कहे सब चुपचाप रहो, अपना अपना पढ़ो, और हमको चुपचाप बैठते हैं, शांत पसंद है, तो इससे बच्चे में क्या होगा, अपना अपना पढ़ेगा तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा। अपने से पढ़ने पर भी जो है ना उसको ज्ञान नहीं होगा, उसका माता में भेजा में घुसेगा ही नहीं। और दूसरी बात क्या होगी कि जब बच्चे आपस में बातचीत करना बंद कर देंगे तो वो बच्चों से, सहपाठियों से ग्रुप में बहुत कुछ सीखते हैं और मज़े करते हुए सीखते हैं। तो इसीलिए बच्चे को यदि ऐसा कहा जाए तो क्या होगा, सहपाठी द्वारा सीखना वो वंचित कर देगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? विद्यार्थी का आकलन, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। देखिए, सबसे पहली बात, हालांकि आजकल मूल्यांकन का रूप क्या हुआ है कि आप बच्चों का मूल्यांकन कीजिए, लेकिन आपको क्या करना होगा, या तो सही और गलत कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अंक संख्या के रूप में 10 नंबर 20 नंबर ऐसा आप नहीं डाल सकते, ये मनाही है। तो उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन करेंगे जो गुण से भरा हुआ हो, तो ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए। छात्रों के अनुभवों का भी मूल्यांकन गुणात्मक हो, ऐसा भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सी। तो यह आंसर बी सी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? अन्वेषण, जो खोजी प्रवृत्ति जिसको कहते हैं हम लोग, खोज करना या डिस्कवरी, तो ये तो भोजन पढ़ाते समय बच्चे में कौन सा देखते हैं, अच्छा स्वभाव बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए, इसके लिए अनुदेशन।
अच्छा खाने के लिए कहेंगे तो इससे जो है अन्वेषण खोज क्या करेगा बच्चा। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। चित्र का संग्रह में कुछ कुछ हो सकता है खोज। भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। जब वो ग्रुप में जाएगा, जब समाज में जाएगा और वहाँ पर हर परिवार के सदस्यों का पसंद नापसंद को लिखेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, वहाँ खोजी प्रवृत्ति हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया। इसे स्थान देने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करेगा कि भाई रोनाल्ड रॉस ने कैसे मलेरिया से मच्छर से मलेरिया होता है ये भी संबंध जोड़ लेगा, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं ये भी जान जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी ए बी सी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। इकाई योजना यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो वाक्य में इकाई योजना के अंतर्गत क्या होता है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना होता है जिसमें एक एक करके बारीकी से उसको देखा जाता है। तो यह हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो कि भाषा जानता ही नहीं, समझता ही नहीं और उसको पर्यावरण सिखाना है, तो कौन सा चारों में से युक्ति आपके लिए अच्छा होगा। तो उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। जब वो पढ़ना जानता ही नहीं है, भाषा जानता ही नहीं है, तो बड़े बड़े अक्षर में लिखें या छोटे छोटे ही हो, तो आँख से संबंधित बीमारी है नहीं उसको, तो ये नहीं होगा। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। भाषा नहीं जान रहा है तो सुनकर वो क्या करेगा। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। आप प्रथम पंक्ति में बैठाइए या आप आगे बैठाइए, उससे कोई मतलब उसको होता नहीं है। तो जब भाषा वो जानता ही नहीं तो ये भी नहीं। यानी अवधारणाओं की व्याख्या, जब हम कोई चीज़ पढ़ाएं और बच्चे नहीं जान रहा है तो हमारे भाषा से नहीं समझ पा रहा, लेकिन बड़े बड़े चित्र लगे होंगे या कोई ठोस वस्तु होगा, बताएंगे भाई। यदि हिंदी नहीं समझ रहा और त्रिभुज है, बताएंगे कि ये त्रिभुज है, देख भी रहा है और शब्द को जोड़ भी लेगा, तो क्या होगा, वो सीख जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। उन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि पीछे हम लोग देखें कि 6 थीम होता है, 6 थीम, भोजन से टॉपिक रहेगा, परिवार से टॉपिक रहेगा, जल से टॉपिक है ही। आपका पूरे चैप्टर में देखें, जल से संबंधित भी क्वेश्चन था, भोजन से संबंधित भी क्वेश्चन था, परिवार से संबंधित भी क्वेश्चन था, फिर जाके यात्रा से भी संबंधित क्वेश्चन था, और कोई वस्तु है जो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं उससे भी संबंधित था। तो इसमें जो है आपका थीम क्या है, यात्रा से। यात्रा कह रहा है कि बछेंद्री पाल जो पर्वतारोही हैं, पर्वत पर चढ़ी हैं कई बार, तो उसको हम शामिल क्यों करें, करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है, एकदम है। हम लोग देखते हैं कि समाज में लड़की और लड़कियों को के साथ समान भाव नहीं होता है, समान रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। बात बात में लोग बोले लड़कियों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तो लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती है, या लड़कियों में ऐसी क्षमता नहीं होती जो कर पाती है, तो इसको इसलिए शामिल किया गया कि लड़की होके वो पर्वत पर चढ़ सकती है, तो ये चुनौती दे रहा है। ये नहीं, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। जब पर्वतारोही उतने ऊंचे चोट 8848 मीटर ऊंचा है जाइएगा, तो आपको जो है ना चुनौती मिलेगा, उस चुनौती से कैसे सामना करना है उसका भी वर्णन है, तो ये भी सही है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। समूह में, अब देखिए वहाँ पर सिर्फ बछेंद्री पाल ही नहीं गए, उसके समूह में टीम जाता है, टीम जाती है, तो टीम में कुछ लोग सामान पहुंचाने वाले होते हैं, कुछ लोग मैसेज देने वाले होते हैं नीचे वाले को, कुछ लोग जो है ना बीमार पड़ने पर दवाई वगैरह का प्रबंध करते हैं। तो ये चुनौती में कैसे सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है इसका भी वर्णन है।
यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, यानी अनुकरण। ये अनुकरण किया जाता है कि भाई आप लोग भी बड़े होके कुछ अलग हटके करना है, अनुकरण करना है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ABCD, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आज का वीडियो 5 जनवरी 2022 में पूछे गए ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। और दिसंबर 22 और जनवरी 23 में जो एग्ज़ाम होगी सीटेट का, उसमें उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न इसी से रिपीटेड होगा। जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते देखते यहाँ पहुँच गए हैं, तभी तो आप पहुँचे हैं। जब तक पसंद नहीं आया होगा तो एक लाइक तो कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।